आज बात करेंगे अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में, अस्थमा के मेडिसिन के बारे में, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा-2 एगोनिस्ट एंड इनहेल्ड स्टेरॉइड्स। ये दोनों चीजें अस्थमा अगर आप ठीक से समझे तो अस्थमा में जैसे एक रिवीजन आपको तो पता ही है, ये नॉर्मल एयरवे है, काफी खुला हुआ है। लेकिन अस्थमा में क्या होता है कि एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, और एयरवे सूजन आ जाती है, इन्फ्लेम भी हो जाती है। इन्हें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड ब्रोंको इन्फ्लेमेशन में अस्थमा के लिए दो ट्रीटमेंट देना जरूरी है। ब्रोंकोस को वापस ओपन भी करना है और सूजन भी कम करना है, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो बीटा-2 एगोनिस्ट अस्थमा के एयरवे सेल्स पे बीटा रिसेप्टर्स होते हैं और उसके लिए बीटा-2 एगोनिस्ट नाम के मेडिसिन देने होते हैं और फिर स्टेरॉइड भी देना पड़ता है, उससे सूजन कम हो जाती है। तो सिर्फ स्टेरॉइड काम के नहीं है और सिर्फ बीटा-2 एगोनिस्ट काम के नहीं, इसके लिए कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। अस्थमा के सीवियर अटैक में नेबुलाइजर यूज करते हैं और नेबुलाइजर में सबसे पहले यूज करना है सल्बुटामोल। सल्बुटामोल ये इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा लगे, लियो सल्बुटामोल भी यूज कर सकते हैं और 15 मिनट के बाद नेबुलाइजर में स्टेरॉइड यूज करना है, इमीडिएटली नहीं यूज करना है। तो सबसे पहले क्या हम दोनों मिक्स करके दे देते हैं, या फिर बहुत से प्रिपरेशन है ऐसे कि उसमें सल्बुटामोल है और स्टेरॉइड भी है, मिक्स है। एक डर है कि यार स्टेरॉइड है, यूज नहीं करना है, स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट आ जाते हैं। लेकिन ये स्टेरॉइड के जो साइड इफेक्ट्स है बहुत मिनिमम डोज में है, बिल्कुल मिनिमम डोज में, इसके लिए डरने का कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए सिस्टेमिक साइड इफेक्ट आने के संकेत बहुत बहुत कम है, तो डरो मत। और इमरजेंसी के लिए तो यूज करना ही है, तो सवाल ही नहीं होता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ओपन करना है, तो पहले आप सल्बुटामोल देके एयरवे ओपन कर दो, 15 मिनट के बाद उसकी एक्शन आएगी, उसके बाद स्टेरॉइड यूज करो। स्टेरॉइड और आगे तक जा सकता है, डीप जा सकता है, इसके लिए और अच्छे रिजल्ट आएंगे। और हमेशा याद रखो कि नेबुलाइजर जब देते हैं तो नेबुलाइजर के कुछ मेडिसिन आंखों में भी चले जाते हैं, तो रिक्वेस्ट द पेशेंट की आंखें बंद करें और फिर नेबुलाइज करें, तो आंखों में वो जो दवाई नहीं जाएगी और आंखों में साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अभी बीटा-2 एगोनिस्ट जो है उसमें कुछ शॉर्ट एक्टिंग है, कुछ लॉन्ग एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग सल्बुटामोल 6 से 8 घंटा काम करता है और लॉन्गर एक्टिंग जो है सल्मेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल है वो 12 घंटा काम करता है, यानी अपने को दिन में 2 बार लेना पड़ेगा। उसमें और भी लॉन्ग मेडिसिन आए हैं जो 24 आवर्स भी काम करते हैं, लेकिन कॉमनली यूज जो है वो है सल्मेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल। ओएल से एंड होता है, तो ये सब बीटा एगोनिस्ट है और बहुत अच्छे रिजल्ट है, लॉन्गर एक्टिंग है। उसमें भी फॉर्मेट्रॉल फास्ट एक्टिंग भी है, तो फॉर्मेट्रॉल प्रेफर करते हैं, लेकिन सल्मेट्रॉल भी ठीक है। तो जो कॉमनली यूज्ड है वो सल्बुटामोल है, उसका एक्शन है 6 to 8 आवर्स। फिर आ गया सल्मेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल, उसका एक्शन है 12 आवर्स। लेकिन फॉर्मेट्रॉल रैपिडली एक्टिंग है, तो इसके लिए फास्ट एक्शन चाहिए तो फॉर्मेट्रॉल यूज कर सकते, लेकिन प्लेन मत यूज करो, ऑलवेज यूज विद स्टेरॉइड एज अ कॉम्बिनेशन। तो इसमें इनहेल्ड स्टेरॉइड में भी काफी आए हैं, तो कॉमन इज फ्लूटिकासोन, ब्यूडेसोनाइड। फ्लूटिकासोन जो है तो फॉर्मेट्रॉल फ्लूटिकासोन कॉम्बिनेशन, सल्मेट्रॉल फ्लूटिकासोन कॉम्बिनेशन, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में आते हैं। और उसके जो स्ट्रेंथ है 125 का स्ट्रेंथ है, 250 का स्ट्रेंथ है, 200 का स्ट्रेंथ है, उस रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ के हिसाब से वो कॉम्बिनेशन है। सो नेवर यूज अलोन बीटा एगोनिस्ट या फिर अलोन स्टेरॉइड, ऑलवेज यूज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ब्रोंकोस की सूजन कम नहीं होगी। और बहुत बार पेशेंट क्या करता है कि ठीक लगने लग गया, बगैर डॉक्टर की सलाह लेके ट्रीटमेंट बंद करा, अभी ठीक लग रहा है, उसका पीक फ्लो मॉनिटरिंग नहीं करता, तो क्या होता है कि रिपीटेड अटैक्स आते हैं। तो अगर एक एक्यूट अटैक भी आ गया और डॉक्टर ने अगर सलाह दी कि सुबह शाम 7 से 10 दिन या 15 दिन लेना है, तो उतना ट्रीटमेंट लेना है। जीना गाइडलाइंस, ग्लोबल इनिशिएटिव अस्थमा GI है, उसके प्रॉपर गाइडलाइंस है कि कैसे ट्रीटमेंट लेना है, और जिस हिसाब से सीवियरिटी जैसे डॉक्टर ने सलाह दिया उसी हिसाब से अगर स्टेरॉइड और इनहेल ब्रोंको बीटा-2 एगोनिस्ट लिया तो साइड इफेक्ट आने के संभव बहुत कम है। एक मेंटल ब्लॉक है कि स्टेरॉइड है और हमें नहीं लेना है, डॉक्टर साहब एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफेक्ट आते हैं, हमें कुछ और चीज दो। यस डेफिनेटली कोई भी मेडिसिन लेंगे उसका साइड इफेक्ट आना ही है, लेकिन
इमरजेंसी में तो करना ही है, अपने लंग्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, बहुत बार एयरवे इतने डैमेज हो जाते हैं कि स्कारिंग हो जाता है। ये नॉर्मल एयरवे ये जो है ये है, अगर अनकंट्रोल बरसों से क्रॉनिक अस्थमा हो गया तो एयरवे रीमॉडलिंग हो जाता है, एयरवे में फाइब्रोसिस और स्कारिंग आ गया और परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। इसके लिए रेगुलर ट्रीटमेंट लिया तो एयरवे वापस नॉर्मल होके इन्फ्लेमेशन जो रेडनेस है वो नॉर्मल होके पेशेंट हमेशा ऐसे हेल्दी ब्रोंकस हो सकते हैं, क्योंकि अस्थमा रिवर्सिबल एयरवे डिसीज है। सीओपीडी है वो इरिवर्सिबल एयरवे डिसीज है, लेकिन स्पेसिफिकली ये मेडिसिन सीओपीडी में भी यही ऑलमोस्ट काम करते हैं, लेकिन सीओपीडी में इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन अस्थमा में पेशेंट काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अस्थमा ठीक नहीं हो सकते, यू कैनॉट क्योर इट, बट डेफिनेटली कंट्रोल तो कर सकते हैं, और ये प्रिवेंटिव मेडिसिन के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, और एक्यूट ट्रीटमेंट में, एक्यूट एक्सार्बेशन में काफी अच्छे काम करते हैं। अगर किसी को भी अस्थमा है तो सबसे पहले इनहेलेशन प्रेफर करो rather देन ओरल टैबलेट या फिर इंजेक्टेबल। अगर पेशेंट इमरजेंसी में है, स्टेबल है, ओपीडी में आया तो प्रेफर ऑलवेज इनहेलर्स। जैसे आंखों में कुछ कचरा जाता है तो हम आंखों में कुछ दवाई डालते हैं, जैसे कान में कुछ प्रॉब्लम है तो कान में ड्रॉप डालते हैं, तो इनहेलर में जो है वो डायरेक्ट अंदर दे सकते हैं। अब इनहेलर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो पाउडर फॉर्म या फिर प्रेशराइज्ड, जो जैसे डिओड्रेंट के जैसे आता है वैसे प्रेशराइज्ड छोटे छोटे कैनिस्टर में इनहेलेशन भी आता है, वो मीटर डोज इनहेलर बोलते हैं उसे। तो पाउडर फॉर्म में जो एक रोटाइलर या फिर बहुत से इनहेलर पाउडर फॉर्म में जो इनहेल करते हैं वो आता है, या फिर मीटर डोज इनहेलर है। तो दो प्रकार की, तो ऐसे कुछ नहीं कि ये अच्छा है वो अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। हमें दोनों में सेम ड्रग है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम थोड़ा सा लगे लेकिन रिजल्ट तो अच्छे दोनों के ही है। तो जैसे जैसे अगर मीटर डोज इनहेल के लिए सिंक्राइजेशन ज्यादा लगता है, इसके लिए ओल्ड एज में या फिर यंग बच्चों में मीटर डोज ज्यादा प्रेफर नहीं करते, लेकिन रोटाइलर जो है वो एक सीटी के जैसे आवाज आता है तो फील भी आता है क्या दवाई अंदर जा रही है। तो यूजुअली बूढ़े लोगों में अगर उनको हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं अच्छा है तो इनहेलर से अच्छा है, मीटर डोज से अच्छा है रोटाइलर देना ठीक है। बिलीव मी, अगर रेगुलर ट्रीटमेंट लिया तो अस्थमा काफी कंट्रोल हो सकता है और एक्यूट एक्सार्बेशन से बच सकता है। और स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट डरो मत, ये लॉन्ग टर्म नहीं होता है, लेकिन एक्सार्बेशन में यूज करना ही, अदरवाइज एयरवे को आपको बचा नहीं सकेंगे, और फिर इरिवर्सिबिलिटी भी आ गया तो फिर लॉन्ग टर्म